मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि समाजशास्त्र में प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पर आधारित है, जिसके अंतर्गत जनजातियाँ टॉपिक आज हम लोगों का है। और आज के इस टॉपिक में हम लोग जनजातियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि जनजातियाँ क्या है सॉरी या भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजातियों का महत्व है, साथ ही जनजातियों का अर्थ परिभाषा एवं जनजातियों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि जो भारत देश है इसमें विभिन्न संस्कृतियां, अनेक संस्कृति, भाषा, धर्म, प्रजाति, संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं और इन सभी विषमताओं के बावजूद ये सभी विविधता में एकता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और जो भारतीय संस्कृति है उसकी भौगोलिक विशेषताएं भी कुछ इस प्रकार की है कि जहाँ अनेक विविधताएं हमें देखने को मिलती है। इन विविधताओं के बावजूद भारतवर्ष एक ऐसी संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है जो कि विभिन्न संस्कृतियों का समागम है। ये कहें कि जो संस्कृतियाँ यहाँ की है उनके साथ साथ वे संस्कृतियाँ जो बाहर से आके यहाँ पनपी है, साथ ही उनका भी भारतीय संस्कृति ने स्वागत किया है और अभी तक वर्तमान स्वरूप तक, जो कि आधुनिक युग कहा जाता है, तब तक इस भारतीय संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखे हैं। और आज हम लोग इसलिए ये सब चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जब भी जनजातियों की बात होती है तो सुदूर जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, या ये कहें कि जिनकी अपनी स्वयं की संस्कृति होती है, झुंड होते हैं, कबीले होते हैं, गोत्र समूह होते हैं, इस रूप में जनजातियाँ रहती है। तो जनजातियों को अनेक नामों से जाना गया है। इन्हें आदिम जाति भी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, वन्य जाति कहते हैं। जब GS घुरिया ने कहा कि इन जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम दिया, आदिवासी जनजातियों को, संविधान में इनको अनुसूचित जनजातियां नाम दिया गया। अनेक विद्वानों ने इनको गिरिजन भी कहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जनजातियां हैं वो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, या ये कहें कि जो परंपरागत संस्कृति है, भारतीय परंपरागत संस्कृति है, उसको बनाए रखने में जनजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जनजाति क्या है, जनजाति को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। इसमें देखेंगे कि जो गिलिन और गिलिन है उन्होंने कहा है कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, जनजाति कहते हैं उसे। तो यदि बात की जाए कि आदिम समूह में जो एक सामान्य क्षेत्र अर्थात एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं या एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक ही प्रकार की संस्कृति का अनुसरण करते हैं, उसे गिलिन ने जनजातियों का नाम दिया है। इसी प्रकार रिवर्स ने कहा है कि जनजाति एक प्रकार ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है लगभग सभी विद्वानों ने जनजातियों को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि एक ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो जिनकी सामान्य संस्कृति होती है, सामान्य भाषा बोली होती है, वे सामान्य नियमों को फॉलो करते हैं, सामान्य नियमों को मानते हैं। ये सभी विशेषताएं जिन लोगों में होती है वे जनजातियों की श्रेणी में आते हैं और इसे एक प्रकार का सरल सामाजिक समूह माना गया है। अब देखेंगे हम लोग जनजाति की विशेषताएं कि वास्तव में जो जनजाति शब्द है, जो कि जिसे हम सरल या सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति वाली कहते हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो अनेक विद्वानों ने जनजातियों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा की है, तो इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज। यदि हम देखेंगे
तो एक जनजाति के लोग एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो भाषा हो सकती है या वो स्थानीय बोली हो सकती है, और ये जो भाषा और बोली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हम देखेंगे कि जो जनजातियां हैं वो आधुनिक संपर्क में आने के बावजूद, आधुनिक समाज के संपर्क में आने के बावजूद अपनी स्वयं की वे ही भाषाएं, बोलियां आज भी वर्तमान में बोलती है। तो जनजाति की जो विशेषता है, एक विशेषता ये हुई कि सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सामान्य संस्कृति, कॉमन कल्चर। अब बात की जाए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भारतीय संस्कृति जो कि वर्तमान तक अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है, उसका एक प्रमुख कारण जनजातियों की जो संस्कृति है, जनजातियों की जो सामान्य संस्कृति है वो है। क्योंकि जनजातियों ने अपनी जो परंपरागत रीति रिवाज हैं, परंपरागत मूल्य हैं, कानून हैं, प्रथाएं हैं, खान पान है, उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, वर्तमान आधुनिक समय में भी बनाए रखा है। वो अभी भी इनका समान रूप से पालन करते हैं। उनके जीवन जीने के तरीके, उनके व्यवहार, उनको समाज को देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण आदि सभी एक रूपता लिए हुए होता है, अर्थात आदि सभी में समानता देखने को मिलती है। अतः जो जनजातीय संस्कृति है उनकी एक सामान्य संस्कृति होती है, उनकी एक कॉमन कल्चर होती है। तो सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी सामान्य संस्कृति होती है। अगला है सामान्य भूभाग। अब यदि हम बात करें तो एक जनजाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक सामान्य भूभाग में या एक निश्चित भूभाग में रहती है, जिसके फलस्वरूप इनमें सामुदायिक भावना विकसित होती है। अब जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहेंगे, एक निश्चित प्रकार की एक समरूप संस्कृति का ये प्रयोग करेंगे या समरूप संस्कृति को फॉलो करेंगे और वह परंपरागत संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहेगी, तो स्वतः ही सामुदायिक भावना का विकास होगा। अब कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो जनजातियां हैं उनका कोई निश्चित क्षेत्र या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। हो सकता है कि जनजातियां घुमंतु हो, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अपना निवास स्थान बदलती रहती हो। इसलिए कुछ विद्वानों ने जनजातियों की इस विशेषता को नकारा है या नहीं माना है। अगला है एक नाम। अब यदि बात की जाए तो जनजाति को यदि भारतीय समाज में, ये कहें कि संपूर्ण विश्व के किसी भी समाज में देखा जाए तो उसका एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है। ये अवश्य माना जाता है कि एक निश्चित प्रकार की भाषा बोलने वाले, बोली बोलने वाले, या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, या एक निश्चित या समरूप संस्कृति का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनका एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है, और उसी नाम के द्वारा उस जनजाति को पहचाना जाता है। इसलिए एक विशेषता ये है, एक नाम, एक हर प्रत्येक जनजाति का एक नाम अवश्य होता है। अगला है अंतर्विवाह। जनजाति की एक प्रमुख विशेषता है कि जो जनजाति के सदस्य हैं वे सामान्यतः अपनी ही जनजाति में विवाह संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात इनमें अंतर्विवाह का नियम पाया जाता है। कुछ जनजातियां हैं जिनमें अपवाद स्वरूप हम ये देख पाएंगे कि उनका जो अंतर्विवाह है उसके नियम का प्रयोग या उस नियम को फॉलो नहीं किया जाता। अगला है सामान्य निषेध। निषेध का तात्पर्य है जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाते हैं। कॉमन टैबू कौन कौन से हैं? तो मजूमदार ने कहा है कि जिनकी जनजाति की यह भी विशेषता है कि एक जनजाति के सदस्य विवाह, व्यवसाय, खान पान व उद्योग आदि के विषय में सामान्य निषेधों का पालन करते हैं। जैसे बात की हमने विवाह की या परिवार की, तो जो जनजाति है, कोई भी विशिष्ट जनजाति इन नियमों को फॉलो करती है और उन नियमों के साथ ही अनेक उनके अंदर निषेध पाए जाते हैं।
चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, उद्योग धंधों से संबंधित हो, इन सभी में कुछ न कुछ निषेध अवश्य पाए जाते हैं। और इन निषेधों के परिणाम स्वरूप इन्होंने वर्तमान तक अपनी परंपरागत संस्कृति को बनाए रखा है या बचाए हुए है। अगला है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित राजनीतिक संगठन होता है। किसी भी जनजाति का, चाहे वो कोई भी जनजाति हो, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जनजाति का एक मुखिया होता है, साथ ही जो गांव की पंचायत होती है उसमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति को या जो मुखिया है, जिसको मुखिया बनाया जाता है, उसके आदेशों का सभी पालन करते हैं और उसके आदेशों का पालन करना सभी लोगों का कर्तव्य समझा जाता है। और जब इस आज्ञा का उल्लंघन होता है तो दंड की भी व्यवस्था होती है। इसलिए प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है जो कि उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने एवं बचाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है और उसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। अगला है आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब बात की जाए कि जो जनजातियों का जो खान पान का आधार है वो फल फूल है, जंगली जानवरों का शिकार है, या ये कहें कि जो पशुओं से दूध प्राप्त होता है वो है, अथवा कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य होता है। और जो प्रत्येक जनजाति है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करती है। जैसे यदि कंदमूल फल इकट्ठे करने हैं, शिकार करना है, पशुपालन करना है या कृषि कार्य करना है, तो इन सभी से वो अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर लेते हैं। कभी कभी उनको जब अत्यधिक आवश्यकता होती है तो वो दूसरे गांव से या ये कहें दूसरे समुदाय से, ये कहें दूसरी जनजाति से अथवा जाति से वस्तु विनिमय अथवा मुद्रा विनिमय करती हैं। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जनजातियां आर्थिक आत्मनिर्भरता का पालन करती है, आत्मनिर्भर होती है। अगला है विस्तृत आकार। यदि बात की जाए कि जो जनजातियां हैं वो उसमें कई परिवार होते हैं, गोत्र होते हैं, भातृदल होते हैं, तो ये सभी होने के कारण इनमें वंश समूह होते हैं, इसलिए इनका आकार संगठित होता है और नातेदारी के आधार पर इनका सामाजिक संगठन अति विस्तृत होता है। यदि बात की जाए तो एक ही जनजाति के लोग कई स्थानों पर भी निवास करते हैं और जिसे इनकी सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा, सामान्य बोली या सामान्य रहन सहन, वेशभूषा, खान पान से पहचाना जाता है। तो जो इनका नातेदारी के आधार पर इनका जो आकार है वो विस्तृत आकार होता है। अब देखेंगे कि जो भारत देश के है जो विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं उनमें पारस्परिक संबंधों में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में अनेक विद्वानों द्वारा इसका गहराई से अध्ययन किया गया है कि जनजातियों में किस किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, किस किस प्रकार जनजातियों में परिवर्तन आया है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो या ये कहें कि जनजातियों वाला पार्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परीक्षा में अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। यदि कॉमन क्वेश्चंस की बात करें तो हम देखेंगे कि तो जनजातियों का अर्थ परिभाषा, साथ ही जनजातियों की विशेषताएं और जनजातियों की जो समस्याएं हैं कि किन कारणों से जनजातियां जो है वो समस्याओं से ग्रसित है, इनके बारे में, साथ ही जनजातियों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के उपायों के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। तो जनजातियां अनेक समस्याओं से भी घिरी है और अनेक समस्याएं होने के कारण इनका जो निराकरण है और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वर्तमान स्वरूप में भी यदि हम देखेंगे तो जनजातियां जो सभ्य समाज है या कुछ जनजातियां जो अति दुर्गम स्थानों में निवास करती है या अति दुर्गम जीवन जीती है, जंगलों में निवास करती है, वो वर्तमान में भी आधुनिक समाज के संपर्क में या विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे।
और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।